हेलो बच्चों, UP21 क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। सैनिक सीरीज़ के अंतर्गत आज जो क्लास होने वाली है, मतलब 6 नंबर प्रैक्टिस सेट होगा। 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, तो आज की क्लास काफ़ी अच्छी रहने वाली है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और लाइक भी करें और शेयर भी करते रहें। तो भाई कमेंट ज़रूर करा करें, जिससे क्या है हमारा जो है उत्साह बढ़ेगा। मतलब जो है ऐसे ही SSC GD की परीक्षा की लगातार हम तैयारी करवाते रहेंगे। मतलब एक तरीके से तुम्हारा जो तुमने अच्छे से जिन्हीं बच्चों ने GS को पढ़ा है, तो अपनी तैयारी का एक तरीके से अच्छे प्रकार से आकलन कर सकते हैं कितने क्वेश्चन हम सही कर पा रहे हैं। मतलब GD में जो तुम्हारे 20 क्वेश्चन जो आएंगे, वही 20 क्वेश्चन रखे जाते हैं प्रैक्टिस सेट में। और देखें अपना स्कोर ज़रूर लिखा करें, मतलब कितने हमने अटैम्प्ट किए, मतलब कितने सही किए, तो ज़रूर लिखा करें। चलिए आज प्रैक्टिस सेट 6 की शुरुआत करते हैं। देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन क्या कहता है। UNDP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बोला गया है भाई पहला, UNDP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, लंदन में या वॉशिंगटन DC में? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 को। 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय जो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर मुख्यालय भैया? न्यूयॉर्क में। 22 नवंबर 1965 में इसे स्थापित किया गया और इसके द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया था। मानव विकास सूचकांक तैयार करने वाले जो थे, जिन्होंने विकसित किया था, महबूब उलग और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के द्वारा ये विकसित किया गया। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूचकांक तैयार करता है, जिसे मानव विकास सूचकांक के नाम से जाना जाता है, जो कि 1990 में पहली बार प्रकाशित किया गया था। तो उस वो 3 आयाम पर स्थित है। शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को लेकर एक इंडेक्स तैयार किया था UNDP के द्वारा। अब देखो यहाँ पर ये न्यूयॉर्क पूछा जाता है, यहाँ पर कौन सी नदी के किनारे है? देखो ये चारों जो हमारे शहर दे रखे हैं, किसी न किसी नदी के किनारे हैं। अब पेरिस में हेडक्वार्टर किसका भैया? पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। पेरिस जो है कौन सी नदी है? सीन नदी के तट पर है, सीन नदी। लंदन में कौन कौन से है? देखो, एक तो राष्ट्रमंडल, राष्ट्र का मुख्यालय, और एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल, राष्ट्रों का मुख्यालय कहाँ पर है? राष्ट्रमंडल देश हैं, उनका मुख्यालय भी कहाँ पर है? लंदन में। अब देखो लंदन, यहाँ पर नदी कौन सी होगी? तो लंदन थेम्स नदी के किनारे पूछे जाते हैं कौन सा शहर, कौन से? थेम्स। वाशिंगटन DC में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय, वर्ल्ड बैंक अर्थात विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC। और वाशिंगटन DC ये भी एक नदी के किनारे है, और इस नदी का नाम है पोटोमैक नदी। पोटोमैक नदी। तो यहाँ से हमने नदी को लेकर 4 क्वेश्चन तैयार कर लिए। और यहाँ से हमें कौन सा हेडक्वार्टर कहाँ पर है? देखिए UNDP का कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और एक न्यूयॉर्क में किसका एक हेडक्वार्टर और है यहाँ पर? किसका भैया? यूनिसेफ का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है हमारा? न्यूयॉर्क में। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से ध्यान करेंगे। आएंगे भी अगले क्वेश्चन पर। पद्मावती किस जगह से संबंधित थी? अहमदाबाद, मालाबार, गुलबर्गा या चित्तौड़?
कहाँ से संबंधित थी? चित्तौड़। अब इन्हीं पद्मावती के ऊपर एक ग्रंथ भी लिखा गया है और उसका नाम है पद्मावत। पद्मावत, यहाँ से ग्रंथ भी पूछा जाता है पद्मावत। किसका? मलिक मोहम्मद जायसी। कहाँ से? ये यूपी से है भैया, मलिक मोहम्मद जायसी। और ये ग्रंथ लिखा गया है 1540 ईस्वी में और भाषा थी अवधी भाषा में। कौन सी? अवधी भाषा में। किसका संकलन मिलता है इसमें? इसमें किसका संकलन हमें मिलता है? नागमती का बृहवर्णन। नागमती का बृहवर्णन जो मिलता है वो पद्मावत में मिलता है। पद्मावत ये हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ बृहवर्णन है। हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ बृहवर्णन किसमें संकलित है? तो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा कृत पद्मावत में संकलित है। श्रेष्ठ बृहवर्णन हिंदी साहित्य का किसमें भैया? पद्मावत में संबंधित है। ये भी यहाँ से हमें पॉइंट ध्यान रखना है रिलेट करके। पद्मावती का संबंध किससे? चित्तौड़ से। चित्तौड़ कहाँ पर? राजस्थान में। आएंगे अगले क्वेश्चन पर। प्रतिमा प्रहलाद किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक। तो प्रतिमा प्रहलाद का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम। अब देखो भरतनाट्यम के पहले हम आज एक कलाकार को देखेंगे जिनका संबंध कुचिपुड़ी से भी है। यामिनी कृष्ण मूर्ति, ये भरतनाट्यम और इनका संबंध कुचिपुड़ी से भी है। तो इन्हें देखेंगे, इन्हें आस्थाना नर्तकी या निवासी नर्तकी, आस्थाना नर्तकी या निवासी नर्तकी की जो उपाधि दी है, या निवासी नर्तकी की उपाधि जो प्रदान की गई है, ये है भैया की उपाधि। ये दी गई है, एक मंदिर है यहाँ पर तमिलनाडु में, तिरुमाला देवस्थानम मंदिर। देवस्थानम मंदिर, इस मंदिर के द्वारा आस्थाना नर्तकी की उपाधि जो दी गई है वो यामिनी कृष्ण मूर्ति को दी गई है। अब देखो यहाँ पर इनकी बुक है भैया, बुक ए पैशन फॉर डांस। ए पैशन फॉर डांस पूछी जाती यामिनी कृष्ण बुक। अब इनके अवार्ड देखो भाई कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। देखो इन्हें पद्म भूषण भी बताएंगे भैया कब मिला भैया। पद्म भूषण मतलब सबसे पहले पद्मश्री देखेंगे, सबसे पहले पद्मश्री सीक्वेंस चलेंगे भाई, सबसे पहले याद करने में आसान रहेगा। सबसे पहले देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्मश्री। पहला कौन सा है? भारत रत्न, दूसरा विभूषण, तीसरा भूषण और चौथा पद्मश्री। इसके बाद पद्म भूषण,
पद्म भूषण बताना है भैया, पद्म भूषण। फिर बताना इन्हें एक अवार्ड और मिला पद्म विभूषण, और इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला भी? तो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये 3 इनके पुरस्कार हैं भाई, और इन्हें अच्छे से हमें बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान करेंगे 1968, 1968 के बाद 1977 में इन्हें मिला संगीत नाटक। पद्म भूषण मिला इन्हें 2001 में, और 2016 में इन्हें मिला क्या भाई? पद्म विभूषण। तो ये इनके ध्यान रखनी भाई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इनका संबंध भरतनाट्यम और किससे? कुचिपुड़ी से संबंधित है। तो एक हमने ये ध्यान रखी भाई, एक इनका ध्यान रखा। एक और हमें बताता हूँ उनके बारे में, थोड़ा ध्यान रखना भाई। एक और है यामिनी कृष्णमूर्ति, क्या बोलेंगे? यामिनी कृष्णमूर्ति हो गया। एक है रुक्मिणी देवी अरुणडेल। एक इनका संबंध भी किससे? भरतनाट्यम। इनको क्या ध्यान रखना? इन्हें भरतनाट्यम नृत्य के पुनरुद्धार का श्रेय जाता है। जब क्या क्या क्वेश्चन इनसे पूछे गए, ट्यम के पुनरुद्धार का श्रेय किसे जाता है पूछा जाएगा, तो हमारा आंसर होगा रुक्मिणी देवी अरुणडेल। राज्यसभा में नामित होने वाली पहली नर्तकी, राज्यसभा में नामित होने वाली पहली नर्तकी कौन है? रुक्मिणी देवी अरुणडेल। क्लियर भाई? और इनके और क्या ध्यान है? इन्होंने कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की भैया, कला क्षेत्र फाउंडेशन, जो कि कहाँ? चेन्नई में, चेन्नई में। कब? 1936 में। फिर 1956 में इन्हें मिलता है पद्म भूषण। क्या ध्यान रखना? 36 के बाद 56 में पद्म भूषण। 757 शास्त्रीय संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, 757 शास्त्रीय संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1957। ध्यान रखें, शास्त्रीय संगीत 707 तो 1957। और क्या ध्यान रखना है इन्होंने? इन्हें मिला है प्राणी मित्र पुरस्कार 1968। एक ही ध्यान रखना, प्राणी मित्र पुरस्कार कब मिला है ना? 1968 में। तो इतनी पॉइंट हमें रुक्मिणी देवी अरुणडेल का संबंध भरतनाट्यम से, तो ये हमें इतने पॉइंट ध्यान रखने हैं भाई। आएंगे अगले क्वेश्चन में। दो के भरतनाट्यम के बारे में जान लिया हमने, यामिनी कृष्णमूर्ति और रुक्मिणी देवी अरुणडेल। ऐसे ही धीरे धीरे सारे डिस्कस करते चलेंगे। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? पूना में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, मुंबई में। तो रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली संस्था जिसे DRDO बोला है, किसके अधीन आती है? रक्षा मंत्रालय के अधीन। और ये स्थापित कब की गई? ध्यान रखेंगे 1958 में। इसके हेड समीर बी कामत हैं। इसका टैगलाइन पूछी जाती है पेपर में, आदर्श वाक्य बलस्य मूलम विज्ञानम।
वलस्य मूलम विज्ञानम, ये इसका आदर्श वाक्य है। पूछे 1958 में स्थापित किया गया, जनवरी 1958 आदर्श वलस्य मूलम विज्ञानम, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। किस मंत्रालय के अधीन आता है? रक्षा मंत्रालय के अधीन है। और इसके जो वर्तमान में जो हेड है वो समीर भी कामत है। चेंज हो जाएगा करंट में बता दिया करो भाई, कमेंट करके सर जी चेंज हो गए। ये अरावली पहाड़ की सीमा किस राज्य से लगती है? हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो यहाँ पर जो है किससे सीमा नहीं लगती, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अरावली का विस्तार तुम्हें बताया कहाँ पर है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा। महाराष्ट्र से इसका कोई संबंध नहीं है। क्या ध्यान रखना है? ये उत्तर पश्चिम में स्थित है। उत्तर पश्चिम में स्थित भारत का पर्वत कौन सा भैया? अरावली। और क्या ध्यान रखना है? अरावली जो सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। दिल्ली पुलिस में पूछा गया कौन सी भारत में पर्वत श्रृंखला सिंधु नदी और गंगा नदी के जल विभाजक का कार्य करती है, वो कौन सी है? मतलब जल का विभाजक करती है वो अरावली। ये कैसा पर्वत है? कैसे पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट या इसे बोलेंगे रेजिड्यूल माउंटेन। रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है। विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत। विश्व का सबसे प्राचीन या पुराना फोल्डेड माउंटेन, प्राचीन वलित पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी को हम दिखाएंगे किससे भाई? डेल्टा से दिखाएंगे। डेल्टा से दिखाएंगे चोटी को। कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर राजस्थान में। इसकी हाइट भी पूछते हैं 1722 मीटर बता देंगे। कौन सी पहाड़ियों पर है? माउंट आबू पहाड़ियों पर और राजस्थान के सिरोही में। और ये कहाँ पर है? राजस्थान में पड़ेगी गुरु शिखर। अरावली की सर्वोच्च चोटी 1722 मीटर। तो इतनी विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है भाई। आगे आएंगे क्वेश्चन। लिंगराज मंदिर किस शैली में बना है? लिंगराज मंदिर किस शैली में बना है? नागर, द्रविड़, बेसर या फारसी? तो ये लिंगराज मंदिर जो बना है, पहली बात ये कहाँ है? भुवनेश्वर का सबसे बड़ा टेम्पल है। भुवनेश्वर कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। ये ध्यान रखेंगे भाई, इतना ध्यान। इसका अन्य नाम है स्वयंभू मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। स्वयंभू मंदिर। कौन सी शताब्दी में? 11वीं शताब्दी में बनाया गया मंदिर है। 11वीं शताब्दी में। कौन सा? 11वीं। किस राजवंश से संबंध है इसका? सोमवंशी राजवंश। पूछा जाता है किस राजवंश के द्वारा ये मंदिर? राजवंश। कौन है? जजाति केसरी। तो ये प्रीवियस ईयर कई पेपरों में पूछा गया है, तुम्हारे एसएससी ने कई बार पूछा है। 11वीं शताब्दी का स्वयंभू मंदिर है और किसका? भगवान शिव को समर्पित। भगवान शिव को क्या है? डेडिकेटेड। इतनी बातें हमें ध्यान रखनी। और सामने ये क्या है? भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है। और इसकी जो शैली है वो कौन सी शैली है? नागर शैली का मंदिर। कभी कभी उड़ीसा की नागर शैली के अंतर्गत कभी कभी कलिंग शैली भी दे देता है, तो ध्यान रखना भाई। आगे आएंगे भाई। किस वर्ल्ड कप के दौरान ओवरों की संख्या 60 से घटाकर 50 कर दी गई? पहले शुरू में 60 होती थी ओवरों की संख्या, फिर घटाकर 50 कर दी। 1992 में,
1993 नहीं जी, ना ही 1900, कब की गई भाई? 1987 में पूछा जाता। और ये कहाँ पर आयोजन हुआ था? भारत में आयोजित पहला विश्व कप भारत और पाकिस्तान में हुआ था भाई। पूछा जाता भारत में विश्व कप का पहली बार आयोजित विश्व कप भारत में आयोजित, भारत के साथ ही पाकिस्तान में भी हुआ। इसमें जो कप का नाम था वो पूछा गया पेपर में, रिलायंस कप। इसमें जो ट्रॉफी दी गई उसका नाम था रिलायंस कप। और आपको 1983 में बताना है, 1983 का भारत ने जीता था, कपिल देव के कप्तान ने। 1983 के वर्ल्ड कप में कप का नाम क्या था जो कि कपिल देव के द्वारा उठाया गया था? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करें। मतलब 1987 के जो कप का नाम था रिलायंस कप, और इसमें 60 से घटाकर ओवरों की संख्या 50 कर दी गई। इससे पहले वाला जो 1983 वाला वर्ल्ड कप जो कि भारत ने जीता था, उसमें जो कपिल देव ने ट्रॉफी उठाई थी, मतलब उसका नाम क्या था? यहाँ पर कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, तो कमेंट में लिखा करें भाई। जब मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ कोई लिखता ही ना, वीडियो देख लेते हैं, कमेंट में कुछ लिखते ही ना। देखेंगे भाई अगला, खजुराहो किसकी राजधानी है? चालुक्य की बादामी शाखा वाले की राजधानी, चालुक्य की जो बादामी शाखा थी उसकी थी भी राजधानी बादामी। परमार वंश की राजधानी धार, परमार की राजधानी। चोलों की राजधानी क्या थी? तंजावुर। लेकिन खजुराहो राजधानी किसकी है? चंदेल वंश के साथ। तो इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है भाई। आएंगे क्वेश्चन नंबर अगला, नासिक, त्र्यंबक और भद्राचलम के तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित हैं? गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो यहाँ पर नासिक, त्र्यंबकम, पिछली क्लास में मैंने बताया होगा, ये गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी, मतलब साउथ इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी, प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। भारत की कौन सी भैया? सेकेंड लार्जेस्ट रिवर। गंगा नदी के बाद दूसरी लंबी है, 1465 किलोमीटर। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे लंबी दूसरी, मतलब सबसे लंबी नदी है क्या? साउथ इंडिया की बंगाली खाड़ी गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारी गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी है, वह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये लंबाई की दृष्टि से तो ये गोदावरी है। गोदावरी पे मैंने यहाँ पर कुछ बांध भी ध्यान रखेंगे। जायकवाड़ी बांध तो क्या बताएंगे? महाराष्ट्र में। एक बांध और पोलावरम, इसे ध्यान रखेंगे, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। एक श्री राम सागर, या जिसे पोचमपाडु बांध भी कहते हैं, श्री राम सागर या पोचमपाद बांध, ये कहाँ पर है? तेलंगाना में। तो ये 3 बांध इस गोदावरी पे ध्यान रखेंगे। ये क्लियर है भाई बात? तो इसमें गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी के बारे में हमने पीछे पढ़ा था, कहाँ से निकलती है, इसकी सहायक नदियाँ भी पड़ी होंगी। ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष के तहत किया गया है, मतलब ग्रामीण अवसंरचना विकास का रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का निर्माण के तहत, मतलब किस संस्थान के तहत किया गया? सेबी, नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक। तो जिसमें जो आंसर होगा वो
नाबार्ड होगा। आंसर क्या होगा हमारा? नाबार्ड होगा। अब देखो नाबार्ड पिछले बहुत जानकारी हमने दी थी, आज और नई जानकारी नोट करेंगे भाई। नाबार्ड का निर्माण किया गया छठी पंचवर्षीय योजना जो थी हमारी 80 से 85, और इनके द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सहायता के लिए। स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, बैंक लिंकेज कार्यक्रम। एक मैंने पिछली क्लास में जीवा कार्यक्रम भी बताया होगा, इसमें चलाया था प्राकृतिक खेती को बढ़ावा जी, मतलब वो रिसेंट में ही था हमारा 2022 का। ये जो कार्यक्रम चला गया 1992-93 में चलाया गया। फिर एक इनके द्वारा चलाई गई क्रेडिट कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998, और ये योजना चलाई गई थी आरबी गुप्ता समिति की सिफारिश पर चलाई गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998। बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992-93। इतना हमें ध्यान रखना। और भी जानकारी लेते चलेंगे नाबार्ड के बारे में। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया था, गलत विकल्प का चयन करें। नेफ्रोलॉजी के अंदर गुर्दों का अध्ययन किया था। ऑन्कोलॉजी का संबंध कैंसर या ट्यूमर की बीमारी से उपचार जुड़ा। ऑन्ड्रियोलॉजी के अंतर्गत छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें गलत पूछा है, तो छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी या इस्थोलॉजी। सफेद वाला लेते हैं, देखो इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी। तो ये वाला स्टेट ऑन्ड्रियोलॉजी, या इसे बनीरोलॉजी भी कहा जाता है, कभी कहीं कहीं बनीरोलॉजी या सपनों का अध्ययन, सपनों का अध्ययन ऑन्ड्रियोलॉजी या इसे बनीरोलॉजी। तो यहाँ पर डी वाला गलत। कुछ बताएंगे अब यहाँ पर, जैसे बताना सरीसृप और उभयचरों का अध्ययन। तो तुम्हें बताना सरीसृप और उभयचरों का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी। उभयचरों का अध्ययन। फिर जीवाश्मों का अध्ययन, जीवाश्म जिसमें पेड़ और पशु जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, जीवाश्म का अध्ययन। अभी फिलहाल में तुम्हें दो बताने हैं। इसका मतलब सरीसृप हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी। पेलिओन्टोलॉजी, पेलिओन्टोलॉजी, इसमें जो है पशु जीवाश्म और पौधों का अध्ययन किया था। पशु जीवाश्म और पेड़ों का अध्ययन किया था सरीसृप, और उभयचरों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी, जीवाश्म का अध्ययन पेलियोन्टोलॉजी। तो ये दो ध्यान रखने। और चार हमने पाँच हमने क्वेश्चन में पढ़ लिए। तो ऐसे ही धीरे धीरे करते चलेंगे भी। क्वेश्चन अगला, गलत विकल्प चुने। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विप्पो। तो इंटरनेशनल, तो यहाँ पर गलत पूछा गया, तो यहाँ पर होगा इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल होगा भाई, ना कि इंटरनेशनल। इसे बोलते हैं विश्व बौद्धिक
संपदा संगठन कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वही स्विट्जरलैंड है जहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 1 वर्ष के लिए होता है। यूनिसेफ का भी मुख्यालय पढ़ा था हमने न्यूयॉर्क में, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत। वर्ल्ड वाइड वेब जिसका आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया, पूछा जाता टिम बर्नर्स-ली के डब्ल्यू। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय कहाँ पर? ग्लैंड स्विट्जरलैंड, जिसकी राजधानी वर्न है। वर्न, स्विट्जरलैंड की राजधानी वर्न। तो यहाँ पर ये भी सही था, लेकिन बीपो वाला गलत है। पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखना होगा। बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी कमान अधीन सेना और की भी संयुक्त, मीर जाफर सिराजुद्दौला मुगल सालक शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के शुजाउद्दौला, मीर जाफर मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, शुजाउद्दौला सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो इनमें सही आंसर देखेंगे भाई। तो ये हुआ था भैया, जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1700, बक्सर का युद्ध पूछा तो ये हुआ था बक्सर का 1764 में हुआ था। 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। कब? 1764 में होता है हमारा बक्सर का युद्ध। तो किस किस के बीच होता है? मीर कासिम मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के शुजाउद्दौला। तो रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला बंगाल के इनके बीच होता है, ये इनके बीच बक्सर का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और ये शुजाउद्दौला के बीच होता है, न कि सिराजुद्दौला। मीर कासिम मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के शुजाउद्दौला के बीच। अब देखेंगे एक बैटल पूछा जाता है, प्लासी का युद्ध। प्लासी युद्ध, प्लासी युद्ध कहाँ पर? वेस्ट बंगाल, और नदी है हमारी हुगली नदी के तट पर। भागीरथी हुगली नदी, भागीरथी नाम से निकलती है गंगा नदी, और ये पश्चिम बंगाल में हुगली धाराओं में बढ़ जाती है, हुगली नदी। ये होता 23 जून 1757 में हुआ था। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच हो। रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला। अब इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी, सिराजुद्दौला हारा था भाई, इसमें सिराजुद्दौला हारा था। इसमें जीते कौन है? ये। प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था भाई? शासक कौन था? आलमगीर, आलमगीर आलमगीर द्वितीय इस समय मुगल शासक था प्लासी के युद्ध के समय। इसमें अंग्रेज जीते। और ये ध्यान देगा, प्लासी के युद्ध पूछा जाता है किस युद्ध से भारत में अंग्रेजी शासन की औपचारिक नींव पड़ी? तो प्लासी का युद्ध था। तो प्लासी का युद्ध 1757 से लेकर जो 1957 तक अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, लगभग 190 मतलब लगभग 200 वर्ष के समथिंग शासन किया। पूछा जाता अंग्रेजों ने भारत पर कितने वर्ष शासन किया? तो 200 के समथिंग हमें ध्यान रखेंगे भी। अब देखो यहाँ पर बांडीवास का युद्ध होता है, बांडीवास, वांडीवास, जिसमें कौन था अंग्रेजों की तरफ? आयरकूट। वांडीवास का होता है 1760 में। 1760 में कौन थे भैया? आयरकूट। अंग्रेज है फ्रांसीसी, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया, और इसमें फ्रांसीसी की हार हुई। और फ्रांसीसी जो कमांडर था वो था हमारा काउंट लाली। कौन था? काउंट लाली। पूछा जाता है इसमें कौन पराजित हुआ? तो हमारा ये पराजित हुआ कौन? इसमें अंग्रेज जीते
और काउंट लाली इसमें हार गया था, मतलब ये पराजित हुआ था। वांटीवास, बक्सर, प्लासी के युद्ध ये बहुत पूछे जाते हैं पेपर में, इनका हमें एक तरीके से ध्यान रखना। ग्रेट भारत की खोज या महान स्नानागार निम्नलिखित में किस सभ्यता में हुई थी? तो ये बताएंगे इसमें जो थी चढ़ने के लिए, मतलब इसमें ग्रेट भारत में सीढ़ियाँ थी, पूर्व से पश्चिम की ओर सीढ़ियाँ थी, मतलब कितनी कितनी सीढ़ियाँ थी पूछा जाता है। तो कमेंट में लिखना है भाई पूर्व से पश्चिम की ओर इसमें जो सीढ़ियाँ थी वो कितनी कितनी सीढ़ियाँ थी, तो इसमें लिखना है भाई। ग्रेट भारत कहाँ पर है, ये हमें देखने को मिलेगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी है यहाँ पर? सिंधु नदी। सिंधु नदी के तट पर खोज 1922। कौन? आर.डी. बनर्जी। अब इसका माप आकार भी पूछते हैं। आकार इसका 11.88 गुणा 7.1, इसकी गहराई थी 2.43 मीटर। तो इसकी ध्यान रखना 11.88 मीटर, 7.1 मीटर इसकी चौड़ाई थी, गहराई कितनी थी 2.43 थी। अब यहाँ पर एक सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ से मोहनजोदड़ो से मिला है कांसे की नर्तकी। कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली है? यहीं से। ये पूछा जाता है किस विधि से बनाई है? लुप्त मोम विधि से। पूछा गया था पेट में एक बार, किस विधि से बनाई? मोहनजोदड़ो की यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है जिसे बोलते हैं विशाल अन्नागार। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? विशाल अन्नागार। और ये भी कहाँ है हमारी? मोहनजोदड़ो में है। लोथल ये था प्राचीन बंदरगाह, सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह मिलता है कहीं कहीं पर, कहीं कहीं पर मिलता है डॉकयार्ड। डॉकयार्ड नाम से ही मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह मतलब प्राचीन डॉकयार्ड, या कभी गोदीवाड़ा के नाम से ही पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड कौन था? लोथल, जो कि किसके? लोथल भोगवा नदी के तट पर था भाई। आगे देखेंगे क्वेश्चन अगला 19 नंबर, 19 नहीं 15। विलियम जी मॉर्गन को किस खेल का जन्मदाता माना जाता है? वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, क्रिकेट या बिलियर्ड्स? बिलियर्ड्स नहीं बल्कि देखो यहाँ पर वॉलीबॉल, वॉलीबॉल खेल का विलियम जी मॉर्गन को किस खेल का जन्मदाता माना जाता? तो इसमें माना जाता है इन्हें वॉलीबॉल। विलियम जी मॉर्गन को किस खेल का जन्मदाता माना जाता है? तो इसमें ध्यान रखना इन्हें वॉलीबॉल का जन्मदाता माना जाता है। किसका? वॉलीबॉल का। वॉलीबॉल का जन्मदाता माना जाता है भाई वॉलीबॉल। टेबल टेनिस चीन, क्रिकेट का इंग्लैंड, बेसबॉल का यूएसए। वॉलीबॉल का भी जन्मदाता यूएसए। बिलियर्ड्स का कौन है? बिलियर्ड्स का जन्मदाता फ्रांस। शतरंज, पोलो, स्नूकर का जन्मदाता भारत है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित खेल और उनके जन्मदाता देशों का कौन सा जोड़ा गलत है? क्रिकेट इंग्लैंड, बेसबॉल फ्रांस, कबड्डी शतरंज भारत, टेबल टेनिस चीन। तो पूछा गया टेबल टेनिस चीन। तो यहाँ पर बेसबॉल का जन्मदाता अभी बताया था, बेसबॉल का कौन है? यूएसए। बेसबॉल का जन्मदाता यूएसए। फ्रांस किसका जन्म है? बिलियर्ड्स। शतरंज और पोलो स्नूकर का जन्मदाता कौन है? भारत। तो ये ध्यान रखना क्वेश्चन बी। आगे आएंगे भाई अगला क्वेश्चन। जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 सेंटीग्रेड गर्म किया था तो इसका
आयतन बढ़ता है घटता है नहीं बदलता, पहले घटता है और तब बढ़ता है। अब देखो इसमें जो समझना है हमें सीक्वेंस समझ लो एक जरा। देखो कैसे पूछ ये है, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 सेंटीग्रेड तक अगर जल को गर्म किया जाता है, फिर हमारा 4 से 100 सेंटीग्रेड तक का देख लो जरा। देखो कैसे होगा, इसका आयतन तो कम होगा, आयतन कम होगा और घनत्व कैसा होगा, ज़्यादा होगा। इसके बाद 4 से 100 सेंटीग्रेड आयतन बढ़ेगा, अगर तापमान इतना है प्लस होगा, और घनत्व कैसा होगा, माइनस होगा। तो घनत्व पहले क्या है, आयतन पहले घटता है, आयतन घट रहा है फिर बाद में बढ़ रहा है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर 100 से इधर की तरफ चलते हैं तो इनका उल्टा होगा, जस्ट आयतन कम होगा, घनत्व बढ़ेगा। फिर यहाँ से 4 से 0 की ओर जाते हैं तो इनका उल्टा होगा, जस्ट आयतन तो बढ़ेगा, बोले डेंसिटी कैसी होगी, घनत्व कम होगा। तो ये पूछता है भैया 0 से 4 सेंटीग्रेड तक आयतन घटेगा, घनत्व बढ़ेगा। कभी कभी यही पूछता कि पानी को 0 से 4 तक गर्म किया जाता है तो इसका घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा, आयतन घटेगा। तो ये क्वेश्चन रेलवे में कई बार पूछा, एसएससी ने पूछा। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर अगला। 26 नवंबर 1948 को अपना भारत के संविधान में एक प्रस्तावना 395 और अनुसूचियाँ शामिल थी। बच्चा जानता है कितनी, 8 अनुसूचियाँ थी। अब वर्तमान में कितनी है, 12। आएंगे भी अगला क्वेश्चन। 50 रुपये के महात्मा गांधी नई श्रृंखला के नोट का आकार का 66, 142, 66, 135, 68, 135। तो 66 देखो 66, 142, सॉरी 66, 135, ये 50 रुपये के नोट का कितने, 50। अब मैंने इस पर जो 50 रुपये का नोट जो है फ्लोरोसेंस ब्लू प्रतिदीप्ति नीला है कलर, और इस पे जो है हमारे 50 रुपये के नोट पर जो है वो किसका चित्र छपा हुआ, हम्पी का। 66, 142, 66, 142 जो है वो 100 रुपये का। 66, 142 कितने का, 100 रुपये का। कलर क्या है इसका, लेवेंडर, कलर लेवेंडर। आकृति किसकी है, रानी की बाग, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, रानी की बाग। देखो 50, 100 तक का कर लिया हमने। फिर जो आता है हमारा 200 का, 4 बढ़ा दो यहाँ से, 66, 142, तो 66, 146। और इसका जो कलर है वो चमकीला सा पीला, चमकीला पीला। और क्या है 200 रुपये के नोट पर, सांची स्तूप। कौन सा स्तूप है, सांची। तो हमने 10, 20, 50, 100, 200 तक का हमने पढ़ लिया। आगे मतलब 500 का नोट बचा हमारा, 2000, धीरे धीरे सारे कवर कर लेंगे। तो नोट से एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना पूछा जाता है, नोट के पैनल पर कितनी भाषाएं होती। पीछे बैकग्राउंड में देखा हुआ तुमने, एक पैनल बना होता है बॉक्स सा, तो उस पर मतलब 15 भाषाएं होती हैं। और एक इसमें देश की भी भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, नेपाली। ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी, किस देश की भाषा है, नेपाली। फिर कुल नोट पर अगर भाषाएं देखेंगे तो 17 है। 17 का मतलब जो नोट का जो मूल्य लिखा होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा होता है, तो कुल मिला के 17 होती हैं। तो ये भी ध्यान में रखना। महात्मा गांधी श्रृंखला के जो नए नोट हैं वो 1996 में RBI द्वारा जारी किए गए, ये भी ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सचिव थे। तो यहाँ पर संविधान सभा के सचिव कौन थे, HBR अयंगर। ये कौन है भाई, तो ये कौन होगा, संविधान सभा के संवैधानिक
सलाहकार। अब देखो ये महात्मा गांधी और जो ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। पूछ रहे थे कभी निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, सदस्य नहीं। फिर पूछा जाता मतलब जो मोहम्मद अली जिन्ना और जो है महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन दो ऐसे भी पूछे थे जिनका नाम है जयप्रकाश नारायण और तेग बहादुर मतलब सप्रू करके हैं उनका नाम। तो ध्यान रखना उन्होंने सदस्यता स्वीकार नहीं की थी संविधान सभा की। तो यह ध्यान रखने 2 पॉइंट ये ध्यान रखने में, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। फिर तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण ऐसे थे जिन्होंने संविधान सभा की सदस्यता स्वीकार नहीं की थी। तो हमने आज के छठे प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्न सॉल्व किए। अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन। आगे धीरे धीरे और लेवल अच्छा रखा जाएगा। जैसे ही प्रैक्टिस सेट हुआ करें तो उसके बाद मतलब देखने के बाद क्लास कमेंट भी करा करें और जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनका जवाब ज़रूर दें। तो यहाँ पर आज का जो होमवर्क है वो होमवर्क लिख लें भाई ज़रा, HW होमवर्क। तो होमवर्क अम्ल बताना है, अम्ल से है भाई बिच्छू का डंक और नेटल या बिच्छू बूटी के पेड़ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये दो है, बिच्छू का डंक, नेटल या बिच्छू बूटी के पेड़ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पेड़ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर लिखें। कमेंट हम बाद में देखते भी हैं, पूछा जाएगा बिच्छू का डंक और नेटल जो एक पौधा होता है बिच्छू बूटी के पेड़ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये आज का होमवर्क रहा। आज की क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी होगी मुझे उम्मीद है। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट हम करते चलेंगे आगे की क्लास के लिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।